नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के जो द्वितीय चरण का नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है। कल से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पदों की संख्या को भी देख सकते हैं। जिलेवार और विषयवार पदों की संख्या जारी कर दी गई है कि किस जिले में कितने पद हैं। आप सभी इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। तो साथियों, परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएस के प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो साथियों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो वो जो स्थापित हुआ था तो उस समय किस शासक का या किस वंश का शासन चल रहा था, ये हमें बताना है। तो गुप्त वंश सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, नालंदा जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय बनाया गया गुप्त काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक यानी कि संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है साथियों। तो कुमारगुप्त, नाम जरूर याद रखिएगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो उस समय यह विश्व में प्रसिद्ध था, तो किस कारण यह प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर दूर दूर से जो बौद्ध भिक्षु हैं या शिक्षार्थी थे वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। वेनसांग किसके समय में भारत आया था। तो हर्षवर्धन। तो पहले इसके बारे में जरूर जानते रहिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। दोनों के नाम का पहला अक्षर ह है, इससे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था और उस समय जो मथुरा थी साथियों, वो सूती वस्त्र के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। वहीं अगर वाराणसी की बात की जाए तो रेशम के वस्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध था वो था वाराणसी। वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो अभी हमने व्याख्या में बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। वो भी कितने वर्षों तक साथियों। तो 6 वर्ष। कितने वर्ष। 6 वर्ष तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आगे है कि थानेश्वर किसकी राजधानी थी। तो बताइए साथियों। तो यह वर्धनों की राजधानी थी। किसकी। वर्धनों की राजधानी थी थानेश्वर। और पुष्यभूति वंश से संबंधित जो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। किसकी साथियों। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो वर्धन वंश के एक राजा थे और हर्षवर्धन से संबंधित थी थानेश्वर, यानी इनकी पहली राजधानी यही थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो हर्षचरित पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया। तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि वेनसांग ने, जो कि एक चीनी यात्री था, इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। न सिर्फ यात्रा की, यहाँ पे 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो ये जो वर्धन राजवंश है ये पुष्यभूति द्वारा स्थापित है, यानी कि स्थापना या फिर संस्थापक कह सकते हैं। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो आप बताएंगे पुष्यभूति। अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। साथियों, जो शीशे के सिक्के थे बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे। किसके द्वारा। सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा। सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे।
नेक्स्ट है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? संस्कृत की एक पुस्तक है किरातार्जुनीयम। यह किसके द्वारा लिखित है? तो भारवी, महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभी तक हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात किया था, अब यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है। तो स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। तो इस समय जो बिहार का भागलपुर जिला है यहीं पर पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। स्थापना साथियों पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। ये किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश। तो पाल शासक थे धर्मपाल, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। आगे है खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो का मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। कब साथियों? तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और ये जो मंदिर हैं ये वास्तुकला के नागर शैली के एक अद्भुत उदाहरण है। किस शैली के साथियों? नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है। और ये मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए ही विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है किससे है? तो पालवंशी शासक रामपाल से। किससे साथियों? तो संध्याकार नंदी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है यानी कि रामचरित, इसकी विषय वस्तु का संबंध पालवंशी शासक रामपाल से था। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। साथियों इन्होंने रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। और इस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्र देव की संतान भी कहा गया है, जानते रहिएगा। तो पाल शासकों को किसकी संतान कहा गया? समुद्र देव की संतान। आगे है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? साथियों यह बिहार राज्य में स्थित था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो बिहार राज्य में ही स्थित था ओदंतपुर शिक्षा केंद्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो साथियों धर्मपाल है, पिछले प्रश्नों में भी डिस्कस किया गया था। आगे है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश, तो इसके संस्थापक थे विजयालय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। साथियों चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और जिनकी राजधानी तंजावुर यानी कि तंजौर थी। राजधानी कहाँ थी साथियों? तंजावुर या तंजौर इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? साथियों मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। साथियों मोहम्मद बिन कासिम के ही नेतृत्व में सिंधु पर पहली सफल आक्रमण हुई थी, या ये कह सकते हैं कि सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और कब आक्रमण किया था? तो 7 से 12 ईस्वी में। इसके बारे में भी जानते रहिए। 7 से 12 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था सिंध पर। और सिंध के राजा उस समय कौन थे? दाहिर थे। कौन थे साथियों? सिंध के राजा थे दाहिर, इनसे इसका युद्ध हुआ था। आगे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसके लेखक है चंद बरदाई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। लेखक कौन? चंद बरदाई। साथियों इस जो ग्रंथ है इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी हमें मिलती है। पृथ्वीराज के शौर्य, साहस, वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो ऑप्शन ए है नालंदा, ये तो प्रसिद्ध था। बी में विक्रमशिला, ये भी प्रसिद्ध था। सी है नदिया, यह प्रसिद्ध नहीं था। इस प्रश्न का सही जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है
कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताइए। तो साथियों बताइए कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी जो है यह कल्हड़ के द्वारा लिखित है। कल्हड़ साथियों ये कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे और राजतरंगड़ी में इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख किया है और इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है साथियों, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर कब किया। सैन्य अभियान यानी कि अंतिम बार भारत पर कब आक्रमण किया। तो 1027 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते होंगे कि जो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार साथियों? कुल 17 बार आक्रमण किया 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक। और सोमनाथ के मंदिर को भी लूटने का कार्य इसी ने किया था और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ था। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।